हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स मैथ समझो, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है फ्रिक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण। घर्षण के बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कुछ आइडिया होगा। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये है क्या। एक्चुअली ये लॉज ऑफ फोर्सेज एक चैप्टर है, गति के नियम, उसी के पार्ट है ये। तो इसको हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा पे हम विचार करते हैं। वह संपर्क बल, यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या है? सबसे पहले ये संपर्क बल है जो दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति या सापेक्ष गति की प्रवृत्ति आगे समझेंगे क्या ये कहना चाह रहा, का विरोध करता है। मतलब दो वस्तुओं के बीच जब गति करता है या गति करना चाहता है, प्रवृत्ति मतलब क्या? वही गति करने का कोशिश करता है, तो इसकी दिशा तथा इसकी दिशा संपर्क सतहों के स्पर्शरेखी दिशा की ओर होती है। तो यह क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे मान ले ये एक सरफेस है, और इस पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जब हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ये खिसकना शुरू कर दी। लेकिन अगर हम बहुत कम फोर्स लगाएं तो ये नहीं खिसकेगी। हम कम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, लेकिन फिर भी ये नहीं खिसक रही है। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो यह संपर्क बल है। सबसे पहले ध्यान देंगे, ये संपर्क बल, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है। ये सरफेस और इस सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? संपर्क बल है। जो दो वस्तुओं के सापेक्ष गति, जब ये इस पे आगे बढ़ती है तो इस सरफेस का इसके रिस्पेक्ट में सापेक्ष गति होता है और इसका इसके रिस्पेक्ट में सापेक्ष गति होता है। ये आगे बढ़ते जाती है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये सरफेस पीछे जाती हुई महसूस होती है इस सरफेस को, तो ये सापेक्ष गति हो रही। तो ये सापेक्ष गति का ये विरोध करता है। कौन? घर्षण बल विरोध करता है। या तो प्रवृत्ति कहने का अर्थ क्या है? जब बहुत कम फोर्स लगाएंगे तो ये आगे नहीं खिसकेगी। तो इस समय जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे जो लगने वाला घर्षण बल है उसकी दिशा इधर होगी, और जब हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स, अगर इधर लगा रहे हैं तो घर्षण बल की दिशा इधर होती है। यानी कि जिधर हम गति कराना चाह रहे हैं वस्तु को, जस्ट उसके अपोजिट ही हमेशा ये काम करता है। ये क्या करता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। गति के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा काम करेगा। और इसकी दिशा क्या होती है? संपर्क सतहों के स्पर्श रेखीय दिशा, जैसा कि अभी मैंने दिखाया, स्पर्श रेखीय दिशा। ये जो सरफेस है, ये और ये, इनका स्पर्श रेखीय दिशा मतलब इधर हुआ। इन दोनों का जो संपर्क सतह है उसके अलोंग होगा इसका डायरेक्शन। तो हम यहाँ फिगर में दिखा सकते हैं इस तरह से। अगर ये बॉडी है, इस पे F फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, तो अपने आप यहाँ पे एक फोर्स, ये संपर्क सतह का स्पर्श रेखीय दिशा हुआ। यहाँ पे भी एक स्मॉल f से दिखा रहे हैं फ्रिक्शन को, स्मॉल f डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इंग्लिश में भी लिखे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा लिखे हैं। द कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एंड एक्ट्स अलॉन्ग द टेंजेंशियल डायरेक्शन बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। लिख लिए होंगे। तो अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन, अब इस पे जब हम इधर फोर्स लगाने लगते हैं तो इसका डायरेक्शन अब इधर हो जाता है। यानी रिलेटिव मोशन का हमेशा ये क्या करता है? अपोज करता है। जब इधर होगा फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में, जब इधर फोर्स लगाएंगे F, तो इस डायरेक्शन में वो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो अब इसके कितने टाइप्स हैं वो हम जानते हैं। मेनली ये दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक, यानी स्थैतिक, हिंदी में क्या कहते हैं? स्थैतिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। और दूसरा क्या होता है? काइनेटिक, यानी गतिक घर्षण। काइनेटिक फ्रिक्शन। दो तरह के होते हैं, मेनली ये दो तरह के होते हैं। एक और होता है वो सीमांत घर्षण, जिसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
यह जो सीमांत घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण का ही एक स्पेशल केस है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और गतिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है सर्पी घर्षण और एक लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, इसको स्लाइडिंग बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड ये क्या कहलाता है, रोलिंग, लुढ़कता हुआ। जब बॉडी लुढ़क रहा होता है किसी सरफेस पे तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ये टाइप्स को लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लिए। चलिए अब हम समझते हैं वन बाय वन सभी को, स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। यह इससे इजी है, पहले इसको समझते हैं ये क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन, हिंदी में गतिक घर्षण। ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति कर रही होती है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति कर रही होती है तो जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे गतिक घर्षण बल या गतिक घर्षण कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच डेवलप्स ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट over the surface of any body is called kinetic friction। इसको यहाँ समझेंगे इस तरह से। अब क्या कर रहे हैं, इस पर हम पहले ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। ये गति कर रहा है, ये गतिमान है, तो गतिमान है तो इस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अभी भी फ्रिक्शन लग रहा है, सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये क्या होता है, इस समय जो डेवलप हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो क्या कहलाता है, गतिक घर्षण, क्योंकि ये गति के दौरान हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। किसका, गतिक घर्षण का। गतिक घर्षण को हम किससे लिखेंगे, Fk से। तो Fk का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये बॉडी जो होता है वो क्या होता है, मोशन में होता है। जब मोशन में रहेगा तभी ये काइनेटिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल होगा, रेस्ट में रहेगा तो वो स्थैतिक घर्षण होता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब इससे जो इसका जो वैल्यू होता है Fk इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसको पहले समझते हैं। जैसे ये किसी सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है, अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अभी रेस्ट में है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले इसका खुद का वेट W = mg पता होगा, इसका खुद का वेट डाउनवर्ड लगता है। और ये ध्यान देंगे कि ये जो ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे वो ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, यानी कि इसके वेट को ये सरफेस बैलेंस किए हुए हैं। इसके वेट को क्या किए हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं। तो ठीक इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लगता है जो क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये मैं R से लिख रहा हूँ, किसी किसी बुक में N से भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, R या N दोनों इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पोजीशन में जो R और W दोनों क्या होगा, सेम होगा। R = W = mg। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, यानी कि ये जो R और mg है दोनों एक दूसरे को क्या किए हुए, बैलेंस किए हुए हैं। अगर ये ऊपर या नीचे जाता तो कोई एक ज़्यादा या कम हो सकता था, लेकिन चूंकि सरफेस रेस्ट में है। अब इस पर अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F, जो इसको मूव करा रहा है, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो Fk कहलाएगा, क्योंकि मोशन में है इसलिए Fk है। तो Fk = क्या लिख सकते हैं, μk × R। व्हाट इज μk? μk इज़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो μk को कितना लिख सकते हैं, μk = Fk/R। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, एक Fk का और ये μk का। यहाँ ध्यान देंगे μk का कोई भी यूनिट नहीं होता है, μk का कोई भी यूनिट नहीं होता है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, गतिक घर्षण गुणनांक लिख लेंगे, गतिक घर्षण गुणनांक, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और Fk क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इस पर हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 3 kg है, इस पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और घर्षण गुणांक यानी कि μk, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2। तो
ये एक सरफेस है जिस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है, मान लिया इस डायरेक्शन में, और इसका जो द्रव्यमान है वो 3 kg है। तो इसका वेट W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg होता है, तो 3 × 10, यहाँ g का वैल्यू कितना हम लोग ले लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 30 न्यूटन। तो हमसे क्या पूछा गया है, घर्षण बल और त्वरण पूछा गया है, यानी Fk का वैल्यू पूछा गया है और एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो Fk इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो हमको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पता करना होगा। तो ये वाला जो सरफेस है वो ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ये बैलेंस में है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो इसको बैलेंस किए हुए है, यानी इसका जो वेट होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, R इक्वल्स टू 30 न्यूटन। और म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 इंटू 30, 3 2 6, यानी 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। Fk का वैल्यू कितना हो गया है, 6 न्यूटन का फोर्स, और हम इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो 10 न्यूटन है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स जो इस पे लगेगा वो कितना हो जाएगा, 10 - 6 दैट इज़ 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पे। तो इसको हम F नेट लिख रहे हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू 4 न्यूटन। अब हम जानते हैं F इक्वल्स टू क्या होता है, ma, देन हमें फाइंड करना है a फॉर एक्सेलरेशन, देन a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 4/m, दैट इज़ 4/3। m का वैल्यू कितना है 3 kg, तो 4/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हम जानते हैं क्या होता है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जब बॉडी रेस्ट में रहता है, जब बॉडी रेस्ट में है और इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, और एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद ये बॉडी रेस्ट में है, तब इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लेंगे, विरामावस्था में किसी वस्तु पर, विरामावस्था में किसी वस्तु पर बाहरी बल को प्रतिसंतुलित, ऐसे लिखेंगे, विरामावस्था में, विरामावस्था में किसी वस्तु पर बाहरी बल को प्रतिसंतुलित करने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। लिख लिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच काउंटर बैलेंसेस, प्रतिसंतुलन का, प्रतिसंतुलित मतलब काउंटर, काउंटर बैलेंसेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच काउंटर बैलेंसेस the applied external force, the applied external force when the body is at rest, when the body is at rest is called static friction, is called static friction। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मान लो कि ये सरफेस है, इस पर एक बॉडी रखा हुआ है, अब इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये खिसक नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं खिसक रहा है, तो ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से ये खिसक नहीं रहा है। ठीक है, जब मैं इस पर कम फोर्स लगाता हूँ तो ये भी एक कम फोर्स, उतना ही फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। जब मैं फोर्स को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, मान लिया कि 2 से 3 न्यूटन में कर दिया, इसे 2 से 3 न्यूटन कर दिया जाता है इस फोर्स को, तो वो जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी क्या हो जाता है, अपना वैल्यू को बढ़ा देता है, 3 न्यूटन कर देता है। अगर बढ़ा करके मैं 4 न्यूटन कर देता हूँ और फिर भी अगर बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे कंडीशन है, ध्यान देंगे, बॉडी रेस्ट में ही होना चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं फिर भी ये खिसक नहीं रहा है, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो अपना वैल्यू को क्या करता है, एडजस्ट करता है। यानी कि जब जब हम फोर्स लगाते हैं तो अपना वैल्यू उसको क्या करता है, वो बढ़ा देता है। लेकिन वो कितना बढ़ाएगा, इसका भी एक लिमिट है, उसका भी एक लिमिट है। उस लिमिट से ज़्यादा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं तब बॉडी खिसकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो लिमिट जो है उसका भी एक अलग नाम है, सीमांत घर्षण बल कहते हैं उसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो जो Fs है,
एफ एस ये क्या है, ये रेस्ट में रहेगा। ये कब काम करेगा, जब बॉडी रेस्ट में है। और इसका क्या है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, ये वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्ती। परिवर्ती मतलब ये बदलता है। जब हम 1 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ये भी 1 न्यूटन का, जब इधर 2 न्यूटन का लगा रहे हैं तो ये भी 2 न्यूटन का। लेकिन अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू मान लिया 4 न्यूटन है और हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए 5 न्यूटन का, तब ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक हम 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं और इधर भी जब 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तब ये बैलेंस में ही रहेगा। उस टाइम वो ठीक ठीक फिसलने की स्थिति में आना शुरू होगा, लेकिन बॉडी उस समय भी रेस्ट में ही रहेगा। क्या ऐसा होता है क्या कि बॉडी को हम इधर खींच रहे हैं और बॉडी उधर जाने लगे, ऐसा तो नहीं होता है। यानी कि बॉडी हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और इधर जाने लगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एफ एस का जो वैल्यू है वो इक्वल और अपोजिट होता है। मैक्सिमम वो कितना जा सकता है, मैक्सिमम वो कितना जा सकता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि स्थैतिक घर्षण का ये एक स्पेशल केस है, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिखेंगे स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु किसी सतह पर, जिस पर वस्तु किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाता है, ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। द मैक्सिमम वैल्यू, इंग्लिश में लिखेंगे डिफिनेशन इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच द बॉडी is just about to slide, the body is just about to slide on the surface, on the surface is called limiting friction, is called limiting friction। तो एफ एस का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, एफ एस का वैल्यू जो वो 0 से लेकर के एफ लिमिटिंग तक, एफ एल यानी कि लिमिटिंग फोर्स तक वो काम करेगा, लाई करेगा, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा एफ एस का। 0 से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ एल तक। लेकिन एफ एल से ज़्यादा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तब क्या होगा, बॉडी मूव करने लगेगा, ठीक है। तो जो एफ एस मैक्सिमम होता है, एफ एस मैक्सिमम या एफ एल लिखें, एफ एस मैक्स लिखें या फिर एफ ए मैक्स लिखें, एफ एल लिखें, वो क्या होता है, म्यू एस एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर, या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस मैक्स, मैक्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर, दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। एफ एल लिखें या एफ एस मैक्स लिखें, ये मैक्सिमम वैल्यू वही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो जब बॉडी रेस्ट में है और इस पर फोर्स लगा रहे हैं इधर एफ, और इसका वेट जो है वो हमेशा नीचे की ओर रहेगा डब्ल्यू, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा ऊपर आर, तो हमारा एफ एस मैक्स या एफ एल इक्वल्स टू म्यू एस इंटू आर होगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एफ एल का वैल्यू, एफ एस का जो वैल्यू है वो वेरिएबल होता है जब तक बॉडी रेस्ट में है तभी तक। जब बॉडी रेस्ट में नहीं होगा, मोशन में आ जाएगा, तो क्या होगा, वो एफ एस का वैल्यू कम हो जाएगा और एफ का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देने के योग्य बात है कि जो एफ एस का जो म्यू एस का जो वैल्यू होता है, म्यू एस का वैल्यू या म्यू एल या मैक्सिमम वैल्यू एस, वो ग्रेटर देन म्यू के होता है। म्यू एस का वैल्यू वो म्यू के से बड़ा होता है, यानी कि जब बॉडी मोशन में होता है तो उस टाइम जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होता है और म्यू एस का वैल्यू ज़्यादा होता है। इस पर हम अभी और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इस पर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे एक फोर्स लग रहा है F, इसका वैल्यू है 10√2 न्यूटन, ठीक है। एक ब्लॉक है और इससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है 10√2 और इसका वेट, इसका मास 4 kg है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है, काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ये 3 चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग वेक्टर में देखे थे कि जब कोई वेक्टर एक एंगल पे हो, जैसे ए है यहाँ पे, और इससे थीटा एंगल पे इसका एक कंपोनेंट कितना होता है, ए कॉस थीटा। वेक्टर में पढ़े हम लोग कि कोई वेक्टर हो और उससे थीटा एंगल पे उसका कंपोनेंट अगर मुझे पता करना है तो वो कितना होता है, ए कॉस थीटा। और ठीक है, इस
इस वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, ए साइन थीटा, ये पता है। तो इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे ये भी जान लेंगे, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो जानना होगा। तो यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस डायरेक्शन में हम कैसे निकाल पाएंगे, इसका यूज़ करके। तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए वेक्टर था, यहाँ एफ है, तो एफ कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1/√2 होता है। देन एफ का वैल्यू 10√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, तो हो गया 10 न्यूटन। यानी इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेते हैं, यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी एफ साइन 45 डिग्री, यानी 10√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इसका भी होता है, तो √2 कैंसिल, तो हो गया 10 न्यूटन। यानी इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन और अपवर्ड डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो फोर्स है, ये जो हमारा 10 न्यूटन आया, ये इस फोर्स का एक कंपोनेंट है जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, और इसका जो वेट है वो नीचे डाउनवर्ड काम करता है हमेशा। वेट पता होगा, ये 40 न्यूटन होगा, ये 40 न्यूटन होगा। W = mg, m 4 है और g का वैल्यू 10 लिए, तो 40 न्यूटन हो जाएगा। तो ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर होता है, हम जानते हैं दोनों बराबर होता है। तो n का वैल्यू या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो r हम लिख रहे हैं वो पता करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे पता करेंगे, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स में कौन कौन हो गया है, ये r और ये 10 दोनों मिल करके r + 10 = कितना होगा, 40 न्यूटन के इक्वल होना चाहिए, हम जानते हैं, क्योंकि बैलेंस में है ये सरफेस, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बराबर होगा। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स + 10 न्यूटन, तो r = क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन। तो इसका वैल्यू मिल गया हमें 30 न्यूटन। अब क्या फाइंड करना है, एफ के। तो एफ के = क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है मान लें 0.2, तो 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 30, तो 3 × 6 यानी 6 न्यूटन हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। कितना हो गया, 6 न्यूटन। अब देखें यहाँ पे नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 6 न्यूटन और इस डायरेक्शन में वो लग रहा है 10 न्यूटन, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स F नेट = 4 न्यूटन, और ये कितने के बराबर होता है, ma के बराबर। देन a = क्या हो जाएगा, 4/m, m का वैल्यू कितना है, 4 कैंसिल, यानी 1 मीटर/सेकंड²। हमारा आ गया a का वैल्यू 1 मीटर/सेकंड²। तो ये था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रिक्शन पे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ एक दूसरा वीडियो लेकर। धन्यवाद।